गुड मॉर्निंग क्लासेस। आप सभी का तिलक बाल निकेतन हाईटेक क्लासेस में स्वागत है। आज हम कल वाली ही वापस जो क्लास हमने छोड़ी थी महाजनपद काल की, आज हम उसी क्लास को वापस से करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि कितने महाजनपद थे, किस किस जगह है हमारे भारत के अंदर, और कैसे पता चला हमें कि ये 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो बेटा हमने कल मालूम किया था कि महाजनपद का काल कब आया, यानी कि सभ्यताओं के 1500 साल बाद में महाजनपदों का काल स्टार्ट हो गया था। महाजनपद भी आने से पहले क्या शुरू हुए, पहले जनपद। ठीक है, जनपद के बाद में कई जनपदों से मिलकर के क्या बना बेटा, महाजनपद। और इन महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो मैंने कल आपको बताया था कि बौद्ध व जैन ग्रंथों में मिलता है। तो ये जो है 16 महाजनपदों का वर्णन जैन ग्रंथ व बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध ग्रंथ कौन सा था और जैन ग्रंथ कौन सा था। तो आप देखिए बेटा, जो जैन ग्रंथ था कौन सा था बेटा, भगवती सूत्र। इस भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन है। और बौद्ध ग्रंथ कौन सा बेटा, अंगुत्तर निकाय ग्रंथ। इस अंगुत्तर निकाय ग्रंथ के अंदर 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। और ये ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर लिख करके बता देती हूँ कि जैन ग्रंथ, जैन व बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ पाली व प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। सॉरी लिखे हैं, क्योंकि उस समय की जो बोलचाल की भाषा थी बेटा, कौन सी भाषा थी, पाली और प्राकृत। वैसे साहित्य वगैरह या फिर काव्य वगैरह जो लिखे जाते थे हमारे यहाँ पर संस्कृत में लिखे जाते थे ब्राह्मण वगैरह द्वारा, लेकिन जैन व बौद्ध ग्रंथ के लोगों ने सभी जगह धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो बोलचाल की भाषा थी उसी बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। तो उस समय की बोलचाल की भाषा कौन सी थी बेटा, पाली और प्राकृत थी। पाली और प्राकृत थी बेटा, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि उस समय ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए थे, पाली भाषा में लिखे गए थे और प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। एक सबसे प्रमुख पॉइंट, हमारे जो फाइटर एग्जाम्स है, जैसे कई प्रकार के एग्जाम, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वगैरह, या फिर अन्य कोई भी एग्जाम वगैरह होते हैं, या हमारे 11th 12th के एग्जाम, ये उसी से संबंधित है। तो उनमें ये पूछा जाता है कि कुल कितने महाजनपद है, 16 महाजनपद। ये 16 महाजनपद हमारे भारत में किस टाइप से अलग अलग बटे हुए हैं, तो इनका मैं आपको ये बता देती हूँ कि कैसे बटे हुए हैं बेटा। ठीक है, इन 16 महाजनपदों के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद है, 8 महाजनपद। कितने महाजनपद है बेटा, 8 महाजनपद है। बिहार के अंदर कुल 3 महाजनपद है। राजस्थान में 1 महाजनपद है जो कि मत्स्य है। मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद है। दक्षिणी भारत में एकमात्र एक ही महाजनपद है। पाकिस्तान में 2 महाजनपद है। ये अच्छी तरह से ध्यान रखने योग्य बात है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के अपने प्रश्न आते हैं फाइटर एग्जाम्स के अंदर, तो इनको अधिकतम पूछा जाता है कि यूपी में, हमारे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद पाए गए हैं। तो 8, अगर बिहार में पूछा जाए तो 3, राजस्थान में पूछा जाए तो 1, और मध्य प्रदेश में पूछा जाए 1, दक्षिणी भारत में पूछा जाए 1, पाकिस्तान में पूछा जाए 2। आगे ये समझ में कौन से ग्रंथ से हमें मालूम चला है, जैन व बौद्ध ग्रंथों से मालूम चला है। किनका मालूम चला है, 16 महाजनपदों के बारे में पता चला है। जैन धर्म का ग्रंथ कौन सा है, भगवती सूत्र है। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, अंगुत्तर निकाय है। ठीक है, ये कौन सी भाषा में लिखे हुए, पाली व प्राकृत भाषा में लिखे हुए। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि 16 महाजनपद है कौन कौन से। यहां पर हम देखते हैं 16 महाजनपदों का वर्णन है। तो पहले हम उनके नाम, उनकी राजधानी और वह किसके लिए प्रसिद्धि प्राप्त है, जो कि सभी एग्जामों के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न आता है इनमें से। तो ध्यान से और अच्छी तरह से पढ़ना है कि सबसे फर्स्ट जो महाजनपद है, जैसे गांधार, गांधार की राजधानी कौन सी है बेटा,
तक्षशिला। और यह क्यों प्रसिद्ध है? यह विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय का केंद्र माना जाता है, क्योंकि विश्वविद्यालय सबसे पहले यही पर खोला गया था। तक्षशिला प्राचीन समय के जो लोग हुआ करते थे इस तक्षशिला में जाकर के ही पढ़ा करते थे। तो सबसे प्रमुख या सबसे पहला केंद्र जो है विश्वविद्यालय का या पढ़ने का किसको माना गया है? तक्षशिला को माना गया। और यहाँ पर कौन सा महाजनपद था? गांधार महाजनपद था। नोट करते हुए चलना है। सेकंड है कंबोज। सेकंड महाजनपद कौन सा है बेटा? कंबोज है। इसकी राजधानी हाटक या फिर राजपुर। और यह हाटक या राजपुर जो राजधानी है या कंबोज जो महाजनपद है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर विशिष्ट प्रकार के श्रेष्ठ घोड़े थे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मत्स्य जो एकमात्र राजस्थान के अंदर पाया जाता है, जयपुर विराटनगर के अंदर, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है बेटा? विराटनगर है। ये इसको मतलब कहा जाता है ना कि सबकी अपनी अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। तो ये एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया गया है। आपको ध्यान है ही कि राजस्थान जो है मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा है, तो इसलिए इसको मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित इकलौता महाजनपद कहा जाता है। नेक्स्ट, कुरु। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी है बेटा? इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली। अभी वर्तमान समय में उसको क्या कहा गया? इंद्रप्रस्थ को दिल्ली कहा गया। और ये क्यों प्रसिद्ध है? युधिष्ठिर के वंशजों द्वारा शासन। आपको या आप सभी ने रामायण पढ़ी होगी, ठीक है। रामायण के अंदर पूछा जाता है कि कुरु जो कौरव व पांडव है कौन से वंश से संबंधित थे? कुरुवंश से। जानते हैं सभी, कुरुवंश से संबंधित थे। तो यहाँ पर इस टाइप से हमारे को पता चल ही जाता है कि युधिष्ठिर के वंशजों द्वारा वहां पर शासन किया जाता था, जो कि अभी वर्तमान में कहां पर है? दिल्ली में। और उस क्षेत्र को पहले उस समय क्या कहा जाता था? इंद्रप्रस्थ, ठीक है। कौन सा महाजनपद है? कुरु। अब नेक्स्ट है पांचवा महाजनपद, शूरसेन महाजनपद। इसकी राजधानी है मथुरा, जो कि श्री कृष्ण से संबंधित थी, सभी जानते हैं। मथुरा के जो राजा थे कौन थे? श्री कृष्ण थे। अब आगे देखिए कौशल, छठे नंबर का जो महाजनपद है कौशल है। इसकी राजधानी कौन सी है? श्रावस्ती। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि अयोध्या यहाँ स्थित है और बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश भी यहाँ पर दिए गए थे। अयोध्या श्री राम की नगरी अयोध्या कहां पर स्थित है? श्रावस्ती के अंदर, ठीक है। और ये एक और श्रावस्ती किसके लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए? श्रावस्ती में ही दिए। बेटा प्रश्न जो है कुछ परिवर्तन करके भी आ सकता है, राजधानी के द्वारा भी महाजनपद को पूछा जा सकता है, या फिर महत्वपूर्ण तथ्यों के द्वारा भी महाजनपद या उसकी राजधानी को पूछा जा सकता है। तो कंप्लीट जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि मतलब कौन सा महाजनपद किसके लिए प्रसिद्ध है, उसकी राजधानी क्या है। नेक्स्ट देखिए हम लोग पांचाल, सातवां महाजनपद है। इसकी राजधानी है अहिच्छत्र या फिर काम्पल्य, ठीक है। और आठवां जो महाजनपद है चेदी है, जिसकी राजधानी है शक्तिमती। और वत्स या वंश जो महाजनपद है उसकी राजधानी है कौशाम्बी। और नेक्स्ट 10वां जो महाजनपद है काशी, काशी की राजधानी है वाराणसी, जो कि सबसे प्रसिद्ध व प्रमुख क्षेत्र माना जाता है वाराणसी, ठीक है ना, शहरी क्षेत्रों में। और इसे सबसे पुराना शहरी निवास स्थल भी कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले भारत के अंदर जो शहरों का निवास किया गया था तो सबसे पहले शहरी निवास कहां पर हुआ? वाराणसी में हुआ, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि वाराणसी धार्मिक मामले में भी श्रेष्ठ है, तो सभी शहरी आर्थिक और सामाजिक मामलों में भी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए बेटा मल, जिसकी राजधानी कुशावती या कुशीनगर। कुशावती कुशीनगर के अंदर आपको मैं आगे वाले उसमें बता दूंगी कि जैन धर्म बौद्ध धर्म के जो गुरु थे या प्रमुख संस्थापक थे तो उनसे संबंधित है। देखो भगवान बौद्ध के महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति जो उनको कहां पर हुई थी? कुशीनगर, ठीक है।
तो वहां पर महात्मा बुद्ध को मोक्ष मिलने के कारण ये कुशीनगर जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कौन से महाजनपद में कुशीनगर? मल महाजनपद में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 12वें नंबर का जो ये हाफ आएगा यहाँ पर अश्मक। 12वें नंबर का जो महाजनपद है वो है अस्मक या फिर अश्मक, दोनों कुछ भी आए, बात एक ही है। इसकी राजधानी है पाटन या फिर पोतन। इसको दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद, यानी कि दक्षिणी भारत में सिर्फ ये एक इकलौता ऐसा जनपद है जो दक्षिणी भारत में है, वरना इसके अलावा कोई भी महाजनपद दक्षिणी भारत में है ही नहीं। ठीक है, और क्यों नहीं बसते थे? क्योंकि वहां पर समुद्री इलाका था, तो वहां पर बसने में पहले राजा महाराजा व जो जनता लोग है पहले बहुत ही ज्यादा सोच विचार कर करके रहा करती थी। तो इसलिए उत्तरी भारत, मध्य भारत और पूर्वी व पश्चिमी भारत के अंदर ही अधिकतर महाजनपद पाए गए हैं। बाकी दक्षिणी भारत का ये एकमात्र जनपद है अस्मक या फिर अश्मक। ठीक है, इसकी राजधानी है पाटन या पोतन। 13वां या फिर जो 13वां है महाजनपद कौन सा है? अवंती। इसकी राजधानी क्या है? उज्जैन या महिष्मती। ठीक है, ध्यान रखना है कि अवंती की राजधानी कौन सी बेटा? उज्जैन या महिष्मती है। वज्जी या व्रज्जी 14वां महाजनपद है। इसकी राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि वज्जी या व्रज्जी की राजधानी कौन सी है, अगर ये तीनों दिए हुए रहे तो तीनों ही राजधानियां उसकी है। अगर आपसे एक पूछा जाए तो इसमें वैशाली, विदेह, मिथिला, इन तीनों में से कोई सा भी वहां पर आ सकता है और उनमें से आपको आंसर लिखना होगा। और ये क्यों प्रसिद्ध है? ये सबसे पुराना गणराज्य। आपको पहले मैंने पुरानी क्लास में बताया है कि महाजनपद में कुछ महाजनपद राजतंत्र है और कुछ महाजनपद क्या है बेटा? गणतंत्र है। तो यहाँ पर ये सबसे पुराना गणराज्य माना जाता है। कौन सा? वज्जी। ठीक है, 15वां महाजनपद है अंग, जिसकी राजधानी है चंपा और ये सबसे पूर्वी जनपद है, यानी कि पूर्वी इलाके में बिहार में सबसे, बिहार के अंदर सबसे एंड में जो महाजनपद आता है वह कौन सा जनपद आता है? अंग का जनपद। और सबसे लास्ट वाला जनपद है मगध जनपद, जिसकी राजधानी है पाटलिपुत्र या राजगीर या राजगृह। पाटलिपुत्र को राजधानी इसने बनाया था 4वीं शताब्दी में। चौथी शताब्दी में। और सबसे पहले राजधानी, सबसे पहली राजधानी तो यही थी, मगध की पहली राजधानी यही थी बेटा। लेकिन 4वीं शताब्दी में बदल करके इसको क्या कर दिया गया? पाटलिपुत्र कर दिया गया। और ये क्यों प्रसिद्ध है? कल हमने इसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ाई था कि ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है और सबसे श्रेष्ठ महाजनपद भी माना जाता है। क्यों माना जाता है इसके बारे में भी मैंने आपको कल बता दिया था कि क्यों माना जाता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में बसा हुआ है जहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं, चाहे वो पानी की हो, लोहे की हो, खेती की हो, हाथियों की हो या फिर आने जाने के साधन की हो, सभी प्रकार की सुविधाएं सबसे बेस्ट थी यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा इसके अंदर ये पढ़ लेते हैं कि जो महाजनपद ये थे, तो इसके अंदर हमने कल छोड़ा था मगध महाजनपद। मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कारण इसकी स्थापना किसने की, कब की, किस वंश को हरा के की, तो सारी चीजें मैंने पिछली वाली जो क्लास थी उसमें बता दी थी। अब हम इसमें मगध महाजनपद के आगे वाले जो वंशज थे, यानी कि बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मगध महाजनपद की सबसे पहले हम तो पढ़ते हैं कि सबसे पहली राजधानी कौन सी थी। पहली राजधानी थी राजगृह या
राजगाह। ओके बेटा। और दूसरी राजधानी कौन सी थी बेटा? पाटलिपुत्र। ठीक है, इसे कब बनाया गया था? चौथी शताब्दी में। बनाने का प्रमुख कारण ये था बनाने का प्रमुख कारण ये था कि ये पाटलिपुत्र या फिर वर्तमान अभी हम लोग उसको पटना कहते हैं, वहां पर आवागमन की सुविधा, खेतीबाड़ी की सुविधा, ठीक है, और वह बीच ऐसे क्षेत्र में था जहां पर चारों तरफ ध्यान रखा जा सके। तो इसलिए ऐसे क्षेत्र में होने के कारण यहाँ के राजाओं ने बाद में पाटलिपुत्र को क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। जैसे राजस्थान की राजधानी अभी जयपुर है उसको ही राजधानी क्यों बनाया गया? क्योंकि वहां सभी प्रकार की सुविधा है, शिक्षा से लेकर के रोजगार, रहना, खाना, पीना, सभी प्रकार की सुविधा होने के कारण जयपुर को सबसे प्रमुखता दी गई है। ठीक है, इसीलिए उसी प्रकार से पाटलिपुत्र को बाद में इन्हीं कारणवश राजधानी बनाया गया। अब यहाँ पर फिर मैं एक और बोल रही हूं कि जो मगध महाजनपद के मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, प्रमुख राजनीतिक केंद्र। एक चीज मैंने आपको कल बताई थी बेटा कि ये पूर्वी भारत से लेकर के, ये मगध महाजनपद जो है पूर्वी भारत से लेकर के अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र के अंदर कंट्रोल रखना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से विकास और आगे बढ़ाने के लिए और इसका साम्राज्य का फैलाव करने के लिए प्रमुख कुछ जो है 5 केंद्रों का प्रयोग किया गया था, या फिर 5 केंद्र बनाए गए थे जिसकी सहायता से उन पर कंट्रोल रखा जा सके और उन क्षेत्रों का विकास किया जा सके। तो देखो 5 केंद्र कौन से थे? फर्स्ट है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ये प्रमुख राजनीतिक केंद्र था। और सेकंड है उज्जैनी। थर्ड होयसल। या फिर इसको तोसली भी बोल सकते हैं। सुवर्णगिरी। पाटलिपुत्र, उज्जैनी, इधर जो 5 केंद्र थे कौन कौन से थे? पाटलिपुत्र था, उज्जैनी थी, और होयसल या तोसली था, सुवर्णगिरी था, और एक और कौन सा था? सुवर्णगिरी के अलावा तक्षशिला। ध्यान है? तो ये सारे जो वर्णन है इसमें किए गए हैं। ये प्रमुख पांच जो मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र थे, ये चारों तरफ फैले हुए थे और इनके द्वारा और इनके अंदर कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए और इन अधिकारी के द्वारा वहां पर क्या किया जाता था? उस एरिया पर कंट्रोल किया जाता था, टैक्स व कर लिया जाता था और इनसे वहां की व्यवस्था को संभाला जाता था। तो ये पांचों प्रमुख जो केंद्र है अच्छी तरह से याद करने हैं। पाटलिपुत्र सबसे प्रमुख है, उज्जैनी है, होयसल या फिर उसको तोसली भी बोल सकते हैं बेटा हम लोग, सुवर्णगिरी है और एक है तक्षशिला। आ गया ये समझ में? और इनके द्वारा क्या किया जाता था? सभी जगह
जो है अच्छी तरह से कंट्रोल रखने के लिए मौर्य सम्राट ने चारों तरफ ये केंद्र बनाए ताकि उन पर अच्छी तरह से कंट्रोल रखा जा सके। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, अब ये जो पॉइंट थे हमारे क्लियर हुए। हमने अभी ये महाजनपदों के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, और 16 महाजनपद पढ़े, उनकी राजधानियां पढ़ी, वो इन महाजनपदों का वर्णन किसमें है वो भी पढ़ा। मौर्य साम्राज्य सबसे प्रमुख साम्राज्य था या फिर महाजनपद था, इसके बारे में पढ़ा। इसके शक्तिशाली होने के कारण क्या थे ये भी पढ़ा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की ये भी कंप्लीट हो चुका है। और मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र थे वो भी है ये वाले, जिनको आपको अच्छी तरह से याद करना है। और इसकी जो मौर्य साम्राज्य की मगध महाजनपद में मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो भी मैंने आपको इसमें बता दी है, राजगृह या राजगाह। और जो दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि 4वीं शताब्दी में बनाई गई थी। और इसका बनाने का कारण मैंने आपको बता ही दिया, आवागमन के साधन वगैरह सब कंप्लीटली सारी व्यवस्था वहां पर अच्छी ढंग से होने के कारण वहीं पर ही प्रमुख किला बनाया गया और वहीं पर राजा का रहनिवास किया गया, ठीक है। और यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था करने के लिए या प्रशासन की व्यवस्था को चालू करने के लिए कर लिए जाते थे। कौन कौन से कर लिए जाते थे? व्यापारिक कर, ठीक है, और परिवहन कर, आवागमन कर, अनाज कर आदि प्रकार के ऐसे कर लेकर के जो है क्या किया जाता था, उस प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़ाया जाता था। ओके, और ये सबसे ज्यादा मगध महाजनपद का सबसे ज्यादा आगे बढ़ने का कारण यह है कि इन्होंने परिवहन सुविधा इतनी अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से कर रही थी कि बाकी जो महाजनपद है इनकी यहाँ आने जाने के लिए जो टैक्स दिया करते थे, उस टैक्स के बदले ये लोग उनको पूर्ण रूप से क्या दिया करते थे? सुरक्षा दिया करते थे और उनके खाने पीने की व्यवस्था किया करते थे। इन चीज का वर्णन किस में है? कल वो मैंने आपको बता दिया था कि जो मैगस्थनीज थे यूनानी राजदूत, उनकी जो पुस्तक थी इंडिका, उसमें इस मौर्य साम्राज्य के पूरे प्रशासन का एकदम कंप्लीटली वर्णन किया गया है। ओके, कल अगली वाली क्लास के अंदर हम लोग मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रमुख व सबसे बेस्ट सम्राट जो कि आज तक जाने माने जाते हैं, अशोक, जो कि सम्राट अशोक है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।